नो मैटर ये स्टोरी सुनने में आपको कितनी भी बकवास क्यों ना लगे, बट कीप इन माइंड ये सब कुछ सच था। लेकिन मेरे को तो यार काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि पहले वाली बात ही नहीं रही। पहले कमेंट्स में आप सभी लोग बाऊजी बनकर बैठे रहते थे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे, लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ शांत है। किस लिए भाई? मुझे आप सब पहले वाले चाहिए। दूसरी बात, इस वीडियो के ऊपर हम लाइक्स का टारगेट रख रहे हैं दोबारा से 25,000 लाइक्स का। सो आप सभी की फ्लाइट्स की टिकट मैंने करवा दी है। अपने हैंडबैग के अंदर लाइक बटन को रख लें। अपने साथ वाली सीट पर फ्लाइट में जब आप बैठें तो अपने साथ वाली सीट पर इस लाइक बटन को बैठाएं और जैसे आपका प्लेन क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचे तुरंत इसको दबा दें। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें लेट्स डाइव इन। Probably maintain 2000, turn left heading 180. इस बहुत ही अनबिलीवेबल इंसिडेंट को समझने के लिए हमें कोलंबिया में जाना पड़ेगा और दिन था 25 जनवरी 1990 का, जब शाम के तकरीबन 3 बजने वाले थे और यहीं मेडीन एयरपोर्ट के ऊपर खड़ी फ्लाइट एवियंका 52 वो अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार थी। इस फ्लाइट को यहां से उड़कर अमेरिका के न्यूयॉर्क में बने हुए जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के ऊपर उतरना था। इस फ्लाइट को उड़ाने वाले मेन कैप्टन 51 साल के लोरेनो, जिनको जहाज उड़ाने का तकरीबन 17,000 घंटे का एक्सपीरियंस, सच में बहुत तगड़े पायलट थे उस टाइम के। जबकि इनका साथ देने के लिए फर्स्ट ऑफिसर 27 साल के मॉरिसियो क्लॉट्स, जिन्होंने पिछले महीने ही एवियंका एयरलाइंस को ज्वाइन किया था। इनको फ्लाइट उड़ाने का कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं। इसके अलावा इनके साथ इस फ्लाइट का इंजीनियर मैथियास, जिनको तकरीबन 10,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। सो ये तीनों मिलकर एवियंका 52 को इस मेडीन एयरपोर्ट से उड़ाकर सीधा न्यूयॉर्क लेकर जाने वाले थे। अब इस कॉकपिट के अंदर टोटल 3 लोग, लेकिन इनका एक चौथा आदमी मिसिंग था। उसको हम आदमी नहीं कह सकते, लेकिन इनका चौथा साथी वो इनके साथ नहीं था। जी हाँ, ऑटो पायलट, जिसको पायलट्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं कोई भी फ्लाइट उड़ाते टाइम। अब उस टाइम पर भी ऑटो पायलट्स जहाजों के अंदर आते थे। ये टेक्नोलॉजी उस टाइम तक आ चुकी थी और इस बोइंग 707 जहाज के अंदर भी ऑटो पायलट मौजूद था। लेकिन जिस टाइम पर 25 जनवरी को ये जहाज उड़ने वाला था, लेकिन 24 जनवरी को ही इस जहाज का ऑटो पायलट खराब हो गया। इसलिए कंपनी वालों ने पायलट्स को समझा दिया कि आपको ये जहाज मैनुअली यहां से उड़ाकर न्यूयॉर्क लेकर जाना है, आप 1 सेकंड के लिए भी ऑटो पायलट यूज नहीं कर सकते। सो पूरे जहाज की प्री इंस्पेक्शन करने के बाद तीनों लोग इस जहाज के कॉकपिट में चढ़े और अब बारी थी जहाज के अंदर तेल वगैरह भरवाने की। सो जल्दी ही वो टैंकर नीचे लाया गया, उसमें से पाइप निकालकर जहाज के पंखों के अंदर तकरीबन 36,000 किलो तेल भरा गया। तब यात्री भी धीरे धीरे अपनी कुर्सियां लेकर बैठ चुके थे। तकरीबन 6 क्रू मेंबर्स का स्टाफ जहाज में पीछे इन यात्रियों की सेवा के अंदर लगा हुआ था। पायलट लोरेनो ने देखा कि टाइम हो चुका है। उन्होंने अपना वो माइक्रोफोन उठाया और पीछे बैठे सभी पैसेंजर्स के सामने अनाउंसमेंट करी। क्रू मेंबर्स को भी बताया कि हम सभी अब टेक ऑफ के लिए तैयार हैं, अब जल्दी ही हम हवा के अंदर होंगे। सो अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बेल्ट बांध लें। क्रू मेंबर्स को भी कहा कि आप भी अपनी सीट ले लें, अब जल्दी ही हम हवा में उड़ने वाले हैं। सो तकरीबन 3:08 के आसपास ये जहाज मेडीन एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर चुका था। बट ये जो जहाज, जिसके अंदर तकरीबन 160 लोग अब ये ट्रेवल कर रहे थे न्यूयॉर्क के लिए, इस जहाज के अंदर जो 4 इंजन लगाए गए थे जनरल इलेक्ट्रिक के, उस टाइम पर टेक्नोलॉजी बेशक बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी थी प्लेन्स के मामले में, लेकिन फिर भी इन जहाजों में लगे हुए इंजनों से बहुत ज्यादा शोर पैदा होता। इसलिए मजबूरन इंजन बनाने वाली कंपनियों ने इन इंजन के पीछे साइलेंसर के तौर पर हश किट्स लगाई, जिससे आवाज बहुत हद तक कम हो जाती। लेकिन इससे 2 नुकसान थे। एक तो इंजन बहुत ज्यादा हैवी हो रहा था और दूसरा है जो थ्रस्ट पैदा करता, इस हश किट्स की वजह से उस थ्रस्ट के ऊपर भी असर पड़ रहा था। बस इन हश किट्स का फायदा था तो एक, बस ये इंजन से निकलने वाली आवाज को काफी हद तक साइलेंस कर रहे थे, जिससे अंदर बैठे यात्रियों को वो ची की आवाज ज्यादा ना सुनाई दे। जहाज टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनटों बाद तकरीबन 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड के ऊपर, और अंदर बैठे तीनों लोग वो जहाज को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर रहे थे। पीछे कैबिन क्रू, जिन्होंने अब अपनी वो ट्रॉलीज घुमाना शुरू कर दिया पूरे प्लेन के अंदर, जिन्होंने अपना मील प्री बुक किया हुआ था उनको वो खाना सर्व करने लगे, और जो भी अपना रूटीन खाना सभी पैसेंजर्स को दिया जाना था वो भी सभी को सर्व किया जाने लगा। अब जिस टाइम पर ये जहाज मेडीन एयरपोर्ट से उड़ा था उस टाइम पर न्यूयॉर्क का वेदर एकदम क्लियर, इसलिए इनको बताया गया था कि वहां का मौसम एकदम साफ है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली तुमको वहां लैंड करने में, इसलिए आराम से तुम वहां जहाज उड़ा सकते हो। बट जिस टाइम पर ये जहाज हवा के अंदर था उस टाइम पर न्यूयॉर्क के अंदर वेदर बहुत ज्यादा बिगड़ने लगा। तेज बारिश, तेज आंधी वहां चल रही थी। अब ऐसे टाइम पर पायलट्स को पहले ही समझाया जाता है कि जिस रूट के ऊपर तुम ट्रेवल कर रहे हो, अगर वहां पर अचानक से मौसम खराब हो जाए और अगर तुम वहां पर लैंड ना कर पाओ तो तुम्हारे पास कम से कम 1
एक या फिर दो अल्टरनेटिव एयरपोर्ट होने चाहिए जहां पर तुम आराम से अपने जहाज को लेकर जा सको, तुम्हारे पास इनफ सफिशिएंट फ्यूल हो वहां तक पहुंचने के लिए। और ऐसा ही एवियंका 52 के साथ भी था। अगर ये किसी तरीके से इस जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट न्यूयॉर्क में लैंड नहीं कर पाती तो इसका अल्टरनेटिव एयरपोर्ट वहां से तकरीबन 180 नॉटिकल माइल्स दूर बॉस्टन था। और अब मेन पायलट को डिसाइड करना था कि अगर वो किसी तरीके से न्यूयॉर्क में लैंड ना करे तो वो अपनी जहाज को उड़ाकर आगे की तरफ ले जाए, बॉस्टन में जाकर लैंड करे। एवियंका 52 को उड़ते हुए तकरीबन 2.5 घंटे बीत चुके थे, 5:30 से ऊपर का टाइम हो चुका था। अब फाइनली फर्स्ट ऑफिसर ने मायामी एयर स्पेस के अंदर एंटर करते ही वहां के एटीसी से अपना संपर्क बनाया और पूछा कि आगे का मौसम कैसा है। तब इन एटीसी वालों ने इस फर्स्ट ऑफिसर को बताया, जो कि कैप्टन के साथ उसका साथी पायलट था, इसको बताया कि वहां का मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए जो भी जेएफ के न्यूयॉर्क के अंदर लैंड कर रहे हैं उनको बहुत संभल कर लैंड करना पड़ रहा है। अब उस टाइम पर भी न्यूयॉर्क के इस हवाई अड्डे पर 2 रनवेज हुआ करते थे, लेकिन जिस तरीके की हवाएं चल रही थी उसमें सिर्फ एक ही रनवे का इस्तेमाल किया जा सकता, दूसरे रनवे के ऊपर कोई भी फ्लाइट लैंड कर ही नहीं पा रही। इसलिए अब आप देखें तो ट्रैफिक बहुत सारे जहाज अब इस जेएफ कैनेडी एयरपोर्ट के ऊपर आने वाले थे, लेकिन रनवे सिर्फ एक ही। भीड़ तो होनी ही थी, पूरे एयरपोर्ट के ऊपर अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि एयरपोर्ट वाले भी चाह रहे थे कि जितने भी फ्लाइट्स उनके आसपास हैं वो सभी के सभी जल्दी से जल्दी लैंड कर जाएं, क्योंकि मौसम और भी बिगड़ने की पूरी संभावना थी। वहां सभी बैठे वैज्ञानिक ये आगे बोल रहे थे कि मौसम जो हवाएं चल रही हैं वो कभी भी और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। इसलिए ना सिर्फ जेएफके एयरपोर्ट बल्कि बॉस्टन वाला एयरपोर्ट भी जितने भी आसपास फ्लाइट्स थी उन सभी को ये नोटिफाई कर रहा था कि जल्दी से जल्दी आकर लैंड कर जाओ। अब असली भसड़ इस पूरे फ्लाइट की यहीं से शुरू हुई। असल में एवियंका जिस टाइम पर मायामी एयर स्पेस के अंदर एंटर हुई थी और मायामी एयर स्पेस वालों ने इस फर्स्ट ऑफिसर को बताया था कि वहां का मौसम खराब है, लेकिन इस फर्स्ट ऑफिसर ने ये नहीं पूछा कि कितना खराब, क्या हम वहां पर सेफली लैंड कर सकते हैं, वहां पर ट्रैफिक कितना है, वहां पर वेटिंग टाइम कितना है, ये कुछ भी नहीं पूछा इसने। इस फर्स्ट ऑफिसर ने जस्ट खराब मौसम के बारे में सुनकर अपने मेन कैप्टन को बता दिया कि मौसम खराब है, हो सकता है वहां पर हमें डिले हो जाए। बट एवियंका कंपनी का मायामी एयर स्पेस वालों के साथ एक ये टाई अप हुआ था कि जो भी एवियंका फ्लाइट पूरी दुनिया में किसी भी एयरपोर्ट का वेदर वगैरह पूछे तो उनको उसी टाइम पर बताना पड़ेगा। इस इंफॉर्मेशन देने के लिए एवियंका एक बहुत मोटा पैसा मायामी एयर स्पेस वालों को दे रही थी, लेकिन कंपनी की इस फैसिलिटी का फायदा फर्स्ट ऑफिसर ने उठाया ही नहीं। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? अगर फर्स्ट ऑफिसर नहीं पूछ रहा तो क्यों ना फ्लाइट इंजीनियर पूछ ले, तो क्यों ना मेन कैप्टन पूछ ले उनसे। लेकिन उस टाइम पर सिर्फ एक छोटी सी दिक्कत थी। आज आपने देखा होगा कि कोई भी पायलट हो वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं और मेनली उनको इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए। पूरी दुनिया के पायलट्स को इंग्लिश आना आज के टाइम पे मैंडेटरी है, बट 1990 के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए जो इस कॉकपिट के अंदर 3 लोग बैठे हुए थे, मेन कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर और फ्लाइट इंजीनियर, इसमें से सिर्फ इस फर्स्ट ऑफिसर को ही इंग्लिश के बारे में जानकारी थी, उसको ही इंग्लिश बोलनी और समझनी आती। जो साथ में बैठे मेन कैप्टन, उनको इंग्लिश का कक्का नहीं आता। पीछे बैठा फ्लाइट इंजीनियर, उसको भी इंग्लिश की एबीसीडी नहीं पता। इसलिए वो पूरे तरीके से इस फर्स्ट ऑफिसर के ऊपर डिपेंड थे कि फर्स्ट ऑफिसर अपना रेडियो संभालेगा, जितने भी एटीसी हैं उनसे बात करेगा और उसकी जानकारी तुरंत मेन कैप्टन और फ्लाइट इंजीनियर को देगा। शाम के तकरीबन 6:45 होने वाले थे। अब तक तकरीबन 4 घंटे बीत चुके थे इस जहाज को उड़ते हुए और अब ये जहाज किसी भी टाइम न्यूयॉर्क पहुंचकर वहां पर लैंड करने की कोशिश करने वाला था। 7:15 बजे जहाज न्यूयॉर्क एयर स्पेस के अंदर एंटर हुआ और वहां पर इस फर्स्ट ऑफिसर ने जेएफके एटीसी वालों के साथ अपना संपर्क बनाया रेडियो के ऊपर। अब जेएफके एटीसी वाले, एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो उस पूरे जहाज़ों को कंट्रोल करते हैं जितने भी हवा में उड़ते होते हैं, वो एक टावर देखा होगा आपने, बहुत बड़ा सा टावर किसी भी एयरपोर्ट के बीच में खड़ा रहता है और ऊपर सारे लोग बैठे रहते हैं। वो धमाल वाले की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे वो भी एटीसी ही था। सो जैसे ही इस एवियंका फ्लाइट 52 ने न्यूयॉर्क एटीसी के साथ संपर्क किया, ये लोग पहले ही बहुत ज्यादा परेशान, एक तो मौसम की मार, तेज आंधी, तेज बारिश, और दूसरा बहुत सारा ट्रैफिक जिनको अब इन लोगों ने लैंड करवाना था। बहुत सारे जहाज जो ऊपर आसमान में घूम घूम कर वेट कर रहे थे कि कब उनकी बारी आएगी, कब वो नीचे लैंड करेंगे इस एयरपोर्ट के ऊपर, इसलिए पहले ही परेशान। सो जैसे ही एवियंका 52 ने एटीसी वालों के साथ कॉन्टैक्ट बनाया, इन्होंने तुरंत कह दिया कि देखिए हमारे पास पहले ही भीड़ बहुत है, न्यूयॉर्क से थोड़ी ही पहले एक शहर पड़ता है नॉर्थफोक वर्जीनिया, आप उसके आसमान में अपना जहाज घुमाइए थोड़ी देर, जब आपकी बारी आएगी हम आपको थोड़ी और पास बुला लेंगे और आप यहाँ नीचे लैंड कर जाना। और ये बात फर्स्ट ऑफिसर ने तुरंत कैप्टन को बता दी कि कैप्टन ऐसे ऐसे कह रहे हैं वो लोग, इसलिए हमको यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर अपना टाइम पास करना पड़ेगा। अब जैसे ये बात मेन कैप्टन लोरेनो ने सुनी, वो समझ चुके थे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी न्यूयॉर्क से तकरीबन 250 नॉटिकल माइल्स दूर हैं और उनको इतनी पहले यहाँ पर होल्ड करने के लिए कहा गया है, मतलब वहां भीड़ बहुत ज्यादा है, मौसम बहुत ज्यादा खराब है। शाम के तकरीबन 7:23 का टाइम हो चुका था। अब फाइनली दोबारा से इस फर्स्ट ऑफिसर ने रेडियो से अपना संपर्क बनाया एटीसी वालों के साथ और कहा कि हाँ जी बाबूजी बताइए, आप आगे क्या करना है, हमको यहाँ पर आधा पौना घंटा बीत चुका है, इस
आसमान में घूमते हुए हम तो वैसे भी मैनुअली उड़ा रहे हैं जहाज को, हमारे हाथ भी थक चुके हैं, आप प्लीज़ हमारे लिए रास्ता क्लियर करवाइए। एटीसी वालों ने कहा कि आप एक काम करिए, उस शहर से थोड़ा और आगे आइए, न्यूयॉर्क की तरफ आइए और बीच में एक बॉटॉन शहर पड़ता है। अब उस बॉटॉन शहर के आसमान में अपना जहाज थोड़ी देर घुमाइए, जैसे आपकी बारी आएगी हम आपको आगे बुला लेंगे। तो जल्दी मेन कैप्टन नॉर्थफॉक वर्जीनिया से जहाज निकालकर बॉटॉन की तरफ लेकर आए। बॉटॉन के आसमान में वो ऊपर उड़ाने लगे। दोबारा से एटीसी के साथ संपर्क साधा गया और एटीसी वालों ने कहा कि आप अपना जहाज नीचे लेकर आइए, थोड़ा सा 22,000 फीट के आसपास रखिए अपने जहाज को, जैसे आपकी बारी आएगी हम आपको बता देंगे। बॉटॉन पहुंचकर फ्लाइट इंजीनियर ने नोटिस किया कि इनके जहाज में अब तकरीबन 7700 किलो यानी कि 7.7 टन तेल बचा हुआ है। और इस टाइम पर फ्लाइट इंजीनियर के साथ साथ फर्स्ट ऑफिसर का भी एक काम होता है कि वो अपने कैलकुलेशन करे छोटी सी, और ये कैलकुलेशन होती है कि लैंडिंग के टाइम पर इनके जहाज के अंदर कितना तेल होना चाहिए, कितना सफिशिएंट तेल इनको जरूरी है यहाँ पर अपना टाइम पास करने के लिए और लैंडिंग करने के लिए। लेकिन इस कॉकपिट के अंदर बैठे हुए तीनों ही लोगों ने इस 7700 किलो तेल को देखकर जस्ट इग्नोर कर दिया। वो कैलकुलेशन कभी की ही नहीं गई। बॉटॉन के ऊपर घूमते घूमते नियरली 7:45 का टाइम हो चुका था। फ्यूल भी की जो सुई थी वो भी धीरे धीरे नीचे आ रही थी, इसलिए इन तीनों को भी अब थोड़ा डाउट होने लगा कि हाँ भाई बताओ क्या करना है, क्योंकि इनको अगर इस जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के ऊपर लैंड नहीं करना तो इनको आगे जाना पड़ेगा बॉस्टन की तरफ, जो इनका अल्टरनेटिव एयरपोर्ट होने वाला था। लेकिन अगर इनको बॉस्टन के लिए निकलना है तो इनको अभी इस एयर स्पेस को छोड़ना पड़ेगा। न्यूयॉर्क के ऊपर से होते हुए इनको बिना बताए सीधा बॉस्टन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद इनके पास टाइम ही नहीं होगा। ये ना तो बॉस्टन के लायक रहेंगे ना ही जॉन एफ कैनेडी के लायक रहेंगे। जल्दी फर्स्ट ऑफिसर ने दोबारा से एटीसी के साथ संपर्क बनाया और कहा कि हाँ जी बताइए अब आगे क्या करना है। बॉटॉन के ऊपर भी घूमते घूमते 7:45 का टाइम हो चुका है। दूसरी साइड से कंट्रोलर ने कहा कि आने वाले कुछ ही मिनटों में आपको क्लियरिंग दे दी जाएगी नीचे लैंड करने की, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। कुछ मिनटों तक और वेट करने के बाद फाइनली जो इनका होल्डिंग फ्यूल था इस लेवल तक आते आते वो होल्डिंग फ्यूल पूरा खत्म हो चुका था। मतलब कि एक इनके माइंड में कैलकुलेशन स्टार्टिंग से तो थी कि इनके पास होल्डिंग फ्यूल 28 मिनट का है। 28 मिनट से ज्यादा ये कहीं भी एयर स्पेस के अंदर रुक नहीं सकते, इनको किसी ना किसी एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करना ही पड़ेगा सेफली। ये था इनका एक एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। लेकिन जैसे ही दोबारा से इस फर्स्ट ऑफिसर ने कंट्रोलर के साथ संपर्क किया और पूछा कि हाँ जी बताइए कुछ मिनट बीत चुके हैं, आप हमें क्लियरिंग दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ कंट्रोलर ने कहा कि आप आराम से शांति से ऊपर घूमते रहिए, क्योंकि आने वाले 30 मिनट और लगेंगे अभी आपको क्लियरिंग मिलने में। अब इस टाइम पर आते आते इन तीनों को ही एक ना एक डिसीजन जरूर लेना था। या तो वो जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट वालों के साथ स्ट्रिक्टली थोड़ा सा आए और उनको अपनी समस्या बताएं कि उनका होल्डिंग फ्यूल खत्म हो चुका है, या फिर वो इस एयर स्पेस से निकले आगे की तरफ जाएं, बॉस्टन में जाकर लैंड करें, क्योंकि बॉस्टन वाले भी ट्रैफिक एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन वहां पर भी मौसम बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन इन तीनों में से किसी एक ने भी कोई एक काम नहीं किया। तीनों जैसे वो एटीसी वाले बोल रहे थे ये तीनों बिल्कुल वैसा ही करते रहे। जल्दी ही एटीसी वालों ने दोबारा से इस फ्लाइट के साथ संपर्क किया। अब की बार फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि थोड़ा और न्यूयॉर्क के पास आ जाओ। अब बीच में एक और छोटा सा शहर आता है कैमरॉन, और एक काम करो तुम लोग इस कैमरॉन के ऊपर अपने चक्कर लगाते रहो और जैसे तुम्हारी बारी आएगी हम तुमको यहाँ पर बुला लेंगे। अब ऑब्वियसली आप सोच कर देखिए, मेन कैप्टन जो जहाज को इतनी देर से मैनुअली उड़ा रहा है, कब वो 3 बजे निकला था, अब 8 से भी ऊपर का टाइम हो चुका है, 5 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उसने लैंड नहीं किया। ऑटो पायलट उसका काम नहीं कर रहा, इंग्लिश उसको बोलनी नहीं आती, लैंग्वेज उसकी फर्स्ट ऑफिसर को समझ नहीं आ रही। परेशानी तो देखो थी ही। खैर किसी तरीके से मेन कैप्टन अपने जहाज को बॉटॉन से निकालकर कैमरॉन की तरफ लेकर गया और वहां पर भी वो घूमता रहा। अब कैमरॉन से न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट तकरीबन 39 नॉटिकल माइल्स दूर, ज़्यादा दूरी तो नहीं थी। किसी भी टाइम पर अगर वहां से क्लियरेंस मिलती तो ये जल्दी से जल्दी अपना जहाज ले जाकर न्यूयॉर्क में लैंड करवा सकते थे। लेकिन इस कैमरॉन शहर के ऊपर पहुंचने के बाद इस कॉकपिट के अंदर थोड़ी सी टेंशन बढ़नी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि इनके अब ऑप्शन खत्म होते जा रहे थे। जहां पहले इनके पास ऑप्शन था कि वो बॉस्टन में अपना जहाज ले जाकर लैंड करवा सकते हैं, लेकिन कैमरॉन के ऊपर 2 चक्कर लगाने के बाद मेन कैप्टन ने नोटिस किया कि उसका फ्यूल और कम हो चुका है। अब ये लोग बॉस्टन भी नहीं जा सकते, इनको हर हाल में जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के ऊपर ही लैंड करना पड़ेगा। अब वो कैसे लैंड करवाएंगे वो एटीसी वालों का काम है। लेकिन तभी मेन कैप्टन ने अपने साइड वाली खिड़की से बाहर के आसमान में देखा और उसके आसपास और भी बहुत बड़े बड़े जहाज उसकी तरह ही कैमरॉन शहर के ऊपर चक्कर लगा रहे थे, जिसको देखकर मेन कैप्टन समझ चुका था कि नहीं, यहाँ भीड़ तो बहुत है और यहाँ टाइम अभी और लगने वाला है। मेन कैप्टन ने बार बार फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि तुम स्ट्रिक्टली जल्दी से जल्दी एटीसी वालों को बोल दो कि जल्दी से जल्दी हमें क्लियरिंग दे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पर घूम घूम कर अपना तेल जलाते रहें और
यहीं टाइम पास करते रहें क्योंकि हमारा फ्यूल कभी भी किसी भी मोमेंट ऐसा रिजर्व में लग सकता है। बट इस फर्स्ट ऑफिसर ने रेडियो तो उठाया लेकिन वो संपर्क एटीसी वालों के साथ बनाए नहीं, उनको बताए नहीं कि हमारे जहाज में अब ईंधन कम होता जा रहा है, इसलिए हमें प्रायोरिटी में रखा जाए। कैमरॉन के एयर स्पेस में घूमते टाइम पर दोबारा से एटीसी वालों ने एवियंका फ्लाइट 52 से संपर्क बनाया और कहा कि आप अपने जहाज की हाइट को थोड़ा और नीचे कम कर लो, 14,000 फीट की ऊंचाई पर आ जाओ। जल्दी ही मेन कैप्टन ने अपने जहाज को और नीचे लॉवर किया और 14,000 फीट की ऊंचाई पर दोबारा से मंडराने लगे। फाइनली रात के एग्जैक्टली 8:30 बजे दोबारा से एटीसी वालों ने एवियंका 52 से संपर्क किया और कहा कि वहां से अपना होल्ड छोड़ो और जल्दी से न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के ऊपर आ जाओ और यहां पर अपने जहाज को थोड़ा घुमाओ। अब ऑब्वियसली तीनों लोग बहुत ज्यादा खुश जहाज के अंदर बैठे हुए क्योंकि इनका यहां से तो चलो निकला, ये इस लाइन से तो वो निकले, अब न्यूयॉर्क के ऊपर इनको अपना जहाज घुमाना है और किसी भी टाइम पर वहां से क्लियरेंस मिल जाएगी और ये अपने जहाज को लैंड करवा देंगे। जल्दी ही मेन कैप्टन ने अपने जहाज को कैमरॉन से बाहर निकाला, न्यूयॉर्क की तरफ लेकर गए, उनको नीचे करने के लिए और कहा गया। तकरीबन 11,400 फीट की ऊंचाई पर इनका जहाज आ चुका था और ऊपर दोबारा से मंडराने लगा न्यूयॉर्क वाले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचते ही जल्दी ही एटीसी वालों ने दोबारा से एवियंका 52 के साथ संपर्क बनाया और अब की बार फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि नीचे रनवे पर तकरीबन 2400 मीटर का फॉगी विजिबल रेंज अवेलेबल है, मतलब कि हम 2400 मीटर तक बहुत धुंधला देख सकते हैं, एग्जैक्टली क्लियर नहीं देख सकते। लेकिन ये जो फॉगी वर्ड था ये इस फर्स्ट ऑफिसर ने सुना ही नहीं, इसने जस्ट अपना रेडियो वहीं पर शट डाउन कर दिया और साइड में बैठे मेन कैप्टन को कहा कि नीचे रनवे पर 2400 मीटर की विजिबल रेंज अवेलेबल है। अब ये बात सुनकर ऑब्वियसली मेन कैप्टन बहुत ज्यादा खुश कि 2.5 किलोमीटर की रेंज अवेलेबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से मक्खन की तरह नीचे जहाज को लैंड करवा देंगे। लेकिन 8:35 पर दोबारा से एवियंका 52 का रेडियो बजा। अब दोबारा से एटीसी वालों ने उस फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि देखो ऊपर पहले ही भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको इस होल्डिंग पैटर्न से निकलना पड़ेगा और दोबारा से कैमरॉन की तरफ जाओ, वहाँ पर जाकर अपने जहाज़ को थोड़े चक्कर लगवा के आओ क्योंकि ऊपर भीड़ बहुत ज़्यादा है और प्रायोरिटी में पहले ही काफ़ी सारे जहाज़ ऊपर घूम रहे हैं। लेकिन अपनी समस्या के बारे में इस एवियंका 52 ने दोबारा से बताया नहीं। इस फर्स्ट ऑफिसर ने कुछ भी नहीं कहा नीचे कंट्रोलर को और जस्ट अपने मेन कैप्टन को कह दिया कि नीचे टीसी वाले कह रहे हैं कि दोबारा से कैमरॉन की तरफ जाओ और वहाँ के एयर स्पेस में जाकर ऊपर चक्कर लगा कर आओ। हम मेन कैप्टन बेचारा वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान, वो इतनी देर से जहाज़ उड़ा रहा है, वो अपनी सीट से उठ नहीं सकता, डिले पहले ही हो चुका है, ऊपर जहाज़ घुमा कर पहले ही वो थक चुका है। और चौथा है फर्स्ट ऑफिसर जिसकी भाषा उसको क्लियरली समझ नहीं आ रही और ये मेन कैप्टन क्या कहना चाह रहा है ये भी उस फर्स्ट ऑफिसर को समझ नहीं आ रहा। सो ना चाहते हुए भी बहुत ही इरिटेशन के साथ उस मेन कैप्टन ने दोबारा से अपने जहाज को न्यूयॉर्क से निकाला, कैमरॉन के एयर स्पेस में लेकर गए और वापस ऊपर दोबारा घुमाने लगे। रात के 8:43 का टाइम हो चुका था। अब तक तो ये फर्स्ट ऑफिसर जो अभी तक रेडियो पर बात कर रहा था ये भी बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था। इसने पहली बार एटीसी वालों से पूछा कि आप हमें एग्जैक्टली टाइम बताइए या फिर एस्टिमेटेड टाइम बताइए कि कब हम यहाँ से होल्ड से बाहर निकलेंगे और कब आप हमें लैंडिंग के लिए क्लियरेंस देंगे। लेकिन उस मैसेज का रिप्लाई कंट्रोलर की तरफ से आए नहीं। 9:05 का टाइम हो चुका था। अब तक ये लोग रिप्लाई आने का वेट कर रहे थे लेकिन रिप्लाई ना आने की वजह से फर्स्ट ऑफिसर ने दोबारा से अपना रेडियो उठाया और अपने मैसेज में कहा कि हमें शायद लगता है कि हमें प्रायोरिटी चाहिए, आप प्रायोरिटी पर हमारे जहाज को देखें और उसको लैंड करवाने के लिए क्लियरेंस दें। इनके फ्यूल वाला जो मीटर था उसके अंदर उस टाइम पर कोई लाइट नहीं थी। उस टाइम पर बोइंग के जितने भी जहाज थे उनमें कोई इंडिकेशन लाइट नहीं लगाई जाती थी, सिर्फ मीटर थे, उनके अंदर सुइयां होती थी और इस जहाज की उस टाइम पर फ्यूल मीटर की सुई लगभग अब 0 को टच करने वाली थी। इनके पास फ्यूल लगभग ना के बराबर, अगर एग्जैक्टली बात करूं तो इनके पास उस कैमरॉन एयर स्पेस के अंदर घूमते घूमते 45 मिनटों का ही फ्यूल इनके जहाज के अंदर बचा हुआ था। बट ये बात इस फर्स्ट ऑफिसर ने एटीसी वालों को नहीं बताई, उनको जस्ट कहा कि हमें प्रायोरिटी चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो एटीसी वाले होते हैं जो उस टावर के अंदर बैठकर सारे फ्लाइट्स को कंट्रोल करते हैं, इनको स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि अगर कोई भी पायलट इमरजेंसी के अंदर है तो उसके लिए खास वर्ड्स बनाए गए हैं जैसे कि मेडे या फिर पैन। अगर ये वर्ड कोई पायलट आपको बोले तो उसको प्रायोरिटी में रखना है। अगर कोई पायलट वैसे ही आपको बोले कि आप हमें प्रायोरिटी में रखिए तो आपको उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना। अब दूसरी तरफ इस एवियंका 52 के अंदर जो फर्स्ट ऑफिसर था उसने पहली बात तो इतनी लेट सिर्फ एक मैसेज भेजा और उसमें कहा कि आप हमें प्रायोरिटी में रखिए, शायद हमें लगता है कि हमारा फ्यूल बहुत कम है। That's right, 2180 on the heading and hold tight once again, we're running out of fuel.
और जिस एटीसी कंट्रोलर ने वो मैसेज सुना उसको लगा कि हो सकता है इनके पास फ्यूल कम हो, लेकिन इतना भी कम ना हो कि वो एक इमरजेंसी हो। इसलिए अगर इमरजेंसी होती तो पायलट हमें बता देता, इसलिए उसने इसको ज्यादा सीरियसली लिया ही नहीं। इस मैसेज के रिप्लाई में एटीसी कंट्रोलर ने इस फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि आप मुझे एग्जैक्टली बताइए कि आप ऊपर और कितनी देर होल्ड कर सकते हैं। दूसरी तरफ पलटकर इस फर्स्ट ऑफिसर ने कहा कि हम मैक्सिमम 5 मिनट और होल्ड कर सकते हैं। दूसरी तरफ से दोबारा से सवाल पूछा गया एटीसी वालों ने कि आपका अल्टरनेटिव एयरपोर्ट कौन सा है। अब जैसे ये मैसेज इस फर्स्ट ऑफिसर के पास आया, इस फर्स्ट ऑफिसर ने अपना रेडियो साइड में रख के मेन कैप्टन से पूछा कि हमारा अल्टरनेटिव एयरपोर्ट पूछ रहे हैं ये। अब अल्टरनेटिव एयरपोर्ट तो दूर की बात, इनके तो यहाँ लैंडिंग के ही टोटे हो रखे थे। इनको होल्ड से जल्दी निकालकर लैंडिंग करवाओ, कहीं भी करवा दो, अपने सिर पर करवा लो, कहीं तो करवाओ, इस जहाज को लैंड करवा दो बस। लेकिन दूसरी तरफ एटीसी वाले पूछ रहे हैं कि आपका अल्टरनेटिव एयरपोर्ट कौन सा है, अगर है तो आपके पास आप वहां चले जाइए, वहां जाकर लैंड कर जाइए। अब जो ये वर्ड्स मैंने गुस्से में बोले हैं, ये सारे वर्ड्स एग्जैक्टली वर्ड्स, ये गालियां थी उस मेन कैप्टन की इस फर्स्ट ऑफिसर को, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान था। और इस फर्स्ट ऑफिसर ने उन सारी गालियों को इग्नोर करते हुए अंग्रेजी में उस एटीसी कंट्रोलर को कहा कि जनाब हमारा अल्टरनेटिव एयरपोर्ट था बॉस्टन। अब जैसे ही उस एटीसी कंट्रोलर ने बॉस्टन वर्ड सुना, उसने तुरंत अपना रेडियो वहीं पर बंद कर दिया, लेकिन उसने पूरी बात सुनी ही नहीं। ये फर्स्ट ऑफिसर पीछे से बोलना चाह रहा था कि हमारा अल्टरनेटिव एयरपोर्ट था बॉस्टन, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अभी हमारे पास तेल है ही नहीं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल उस एटीसी कंट्रोलर ने सुनी नहीं, जो कि पहली बार इस फर्स्ट ऑफिसर ने उसको कहने की कोशिश करी थी। तकरीबन 6 मिनटों बाद 9:01 के आसपास इस जहाज का दोबारा से रेडियो बजा। अब की बार कंट्रोलर ने कहा कि आप एक काम करिए, अपने जहाज को 7000 फीट की ऊंचाई पर ले आइए और मैं यहाँ पर आपकी लैंडिंग की कोशिश करवाता हूँ। अब जैसे ये बात मेन कैप्टन ने सुनी, उस फर्स्ट ऑफिसर ने बताई मेन कैप्टन को, तो मेन कैप्टन को लगा कि फाइनली उन लोगों को समझ आया है कि हम इमरजेंसी के अंदर हैं और हमें प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाए। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो जल्दी अपने जहाज़ को 7000 फीट की ऊंचाई पर लेकर आया, लेकिन दोबारा से रेडियो बजा इनका। और अब की बार उस कंट्रोलर ने कहा कि ये जो रनवे है, अब आप समझने की कोशिश करेगा, ये एक रनवे है, एक जहाज़ इस साइड से आ रहा है और इसको यहाँ पर आकर उतर जाना चाहिए। लेकिन इस रेडियो वाले मैसेज में उस कंट्रोलर ने कहा कि आप यहाँ से ऐसे उतरने की बजाय आप थोड़ा सा घूम कर आइए और इस साइड से यहाँ पर नीचे लैंड करने की कोशिश करिएगा। घूम कर आना, ऑब्वियसली तेल ज़्यादा लगने वाला था, फ्यूल इनके पास पहले ही कम, लेकिन अब और कुछ कर भी नहीं सकते। कंट्रोलर ने कहा है कि यहाँ से लैंड करना सेफ नहीं है, आप घूम कर आइए और इस तरीके से लैंड करिएगा। सारे जहाज़ ऐसे ही कर रहे थे। जल्दी ही मेन कैप्टन ने अपने जहाज़ को कैमरून शहर से निकाला और न्यूयॉर्क वाले JFK एयरपोर्ट के ऊपर लाकर दोबारा से पूरा राउंड लेकर नीचे अब लैंडिंग करवाने की कोशिश करनी थी उसे। लेकिन इस लैंडिंग की कोशिश करने से पहले ही जैसे ये जहाज इस न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट के पास पहुंचा, इनका दोबारा से रेडियो बजा और फर्स्ट ऑफिसर ने रेडियो उठाया। कंट्रोलर ने कहा कि नीचे लैंड करने से पहले एक काम करिए, आप इस पूरे एयरपोर्ट का एक चक्कर लगा के आइए, क्योंकि नीचे 2 जहाज पहले ही इमरजेंसी में लैंड करवाने पड़ेंगे हमें। अब ऑब्वियसली ये फर्स्ट ऑफिसर, जिसने अपनी इमरजेंसी बताने की बजाय ठीक है कह दिया कि हाँ हम इसका एक और चक्कर लगा कर आते हैं, उसने रेडियो रखा, अपने साथ बैठे मेन कैप्टन को कहा कि एक और 360 डिग्री चक्कर लगाने के लिए कहा है, अब वो चक्कर लगा लीजिए, तब हमें लैंडिंग की नीचे क्लियरेंस मिलेगी। अब तक इनके जहाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ 700 किलो फ्यूल रह चुका था, मतलब कि 7000 किलो फ्यूल तो इन लोगों ने ऊपर होल्ड करने में ही खर्च कर दिया सारा का सारा ये तेल। अब जैसे ही फ्लाइट इंजीनियर ने देखा कि सिर्फ 700 किलो फ्यूल बचा हुआ है, उसने तुरंत अपने साइड में रखी हुई अपनी मैनुअल किताब उठाई और उस किताब के अंदर देखने लग गया कि अगर इस 700 किलो फ्यूल के अंदर वो सही से लैंड ना कर पाए और इनको गो अराउंड करना पड़ गया। गो अराउंड एक प्रोसीजर होता है कि अगर कोई भी जहाज पहली अप्रोच के अंदर नीचे सही तरीके से अपने जहाज को लैंड ना करवा पाए, तो वो अपने जहाज को दोबारा से ऊपर उड़ा लेगा और दोबारा से जहाज को घुमा कर लेकर आएगा और दोबारा से लैंडिंग की कोशिश करेगा। इस पूरे प्रोसीजर को गो अराउंड कहा जाता है। अब फ्लाइट इंजीनियर ने किताब के अंदर पढ़ना शुरू कर दिया कि 700 किलो फ्यूल के अंदर अगर हम सही तरीके से पहले अटेम्प्ट में लैंड ना करवा पाए, क्योंकि मौसम बाहर बहुत ज़्यादा खराब, तेज बारिश, तेज आंधी और गो अराउंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। वो पढ़ने लग गया कि कैसे वो गो अराउंड करवाया जा सकता है। उसने मेन कैप्टन को भी समझाना शुरू किया कि 700 किलो के अंदर पहली बार में ही लैंड हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, गो अराउंड करने की तो सोचना भी मत। खैर वो पूरा चक्कर लगाने के बाद दोबारा से अब लैंडिंग की अप्रोच करनी थी एवियंका 52 को, लेकिन इस अप्रोच से जस्ट कुछ सेकंड्स पहले दोबारा से इस जहाज का रेडियो बजा और अब की बार कंट्रोलर ने कहा कि देखो लैंडिंग की बारी तो वैसे आपकी थी, लेकिन अमेरिकन एयरलाइंस का जहाज 692 वो एक इमरजेंसी स्टेट के अंदर है, उसके अंदर तेल बिल्कुल खत्म होने वाला है, इसलिए हम आपसे पहले उसको लैंड करवा रहे हैं। सो आप प्लीज एक और चक्कर लगाइएगा, बस इस एयरपोर्ट का एक चक्कर और लगाया फिर हम आपको लैंड करवा देंगे।
फर्स्ट ऑफिसर ने दोबारा से उसकी वो बात मान ली और अपने मेन कैप्टन को कहा कि बस एक लास्ट चक्कर लगाने के लिए कहा है। एक और अमेरिकन एयरलाइंस का जहाज 692 है, उसको कोई फ्यूल इमरजेंसी आ गई है, इसलिए उसको पहले लैंड करवा रहे हैं। खैर मेन कैप्टन अपना छोटा सा मुंह लेकर अपने हाथ में उस स्टीयरिंग और थ्रोटल के ऊपर अपना दूसरा हाथ पकड़कर दोबारा से इस एयरपोर्ट का एक और चक्कर लगाने की कोशिश कर रहा था। और तभी उनका रेडियो दोबारा से बजा और उस कंट्रोलर ने कहा कि जिस अमेरिकन एयरलाइंस 692 को हमने अभी लैंड करवाया है, उसके कैप्टन ने हमें अभी बताया कि उसको लैंड करते टाइम विंड शेयर महसूस हुआ। असल में विंड शेयर एक तरीके का फिनोमिनन होता है, ये प्राकृतिक है। जब भी कोई जहाज लैंड करता है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में हवा चल रही है और एकदम से हवा अपनी डायरेक्शन बदल ले, किसी और डायरेक्शन की हवा हो जाए, तो उस टाइम पर पायलट को हर हाल में गो अराउंड करना पड़ता है, क्योंकि वो जिस डायरेक्शन की हवा सोचकर नीचे लैंड करवा रहे थे, उस डायरेक्शन में हवा ना मिलने पर प्लेन एकदम से असंतुलन होकर कहीं भी जाकर टकरा सकता है या फिर नीचे गिर सकता है। इसलिए उसको तुरंत, जैसे उसको विंड शेयर महसूस हो, तुरंत उसको गो अराउंड करना पड़ेगा, लैंडिंग दोबारा से करवानी पड़ेगी। अब जैसे ये बात फर्स्ट ऑफिसर ने सुनी और मेन कैप्टन को बताई, मेन कैप्टन समझ चुका था कि नहीं, यहाँ दिक्कत बहुत बड़ी है। अगर हमें विंड शेयर का एहसास हुआ लैंडिंग करते टाइम, तो हमें गो अराउंड करना पड़ेगा और गो अराउंड के लायक हमारे पास तेल है ही नहीं। फाइनली अब एविंका 52 का रेडियो दोबारा बजा और अब की बार इनको लैंडिंग के लिए क्लियरेंस मिल चुकी थी, लेकिन कम तेल था इनके पास। और दूसरी तरफ उस एटीसी वाले ने कहा कि आप अपने जहाज को 5000 फीट की ऊंचाई पर ले आइए और यहीं से लैंडिंग की कोशिश करेगा। लेकिन दूसरी तरफ पीछे बैठा फ्लाइट इंजीनियर, उसने मेन कैप्टन को समझाया अपनी भाषा में, कोलंबियन भाषा में, कि अगर हमें इस हालत के अंदर गो अराउंड करना पड़ गया तो हमारे पास तेल नहीं है, इसलिए हमें जहाज की नाक को नीचे आगे की तरफ झुकाकर लैंडिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि जहाज का सारा तेल उसके पंखों में होता है, जो साइड में विंग्स होते हैं ना, उसके अंदर भरा जाता है वो सारा तेल। अब अगर जहाज की नाक ऊपर की तरफ उठी रही तो सारा जहाज का तेल पंखों में पीछे की तरफ पड़ा रहेगा। जितने भी पंप्स लगे होंगे फ्यूल को खींचने वाले, वो खींच ही नहीं पाएंगे, इसलिए जहाज को आगे की तरफ झुकाना पड़ेगा ताकि वो सारा तेल आगे की तरफ आ जाए और जितने भी पंप्स लगे हैं वहां से वो सारा तेल खींचकर इंजन को सप्लाई कर दें। और अगर हम लैंडिंग ना भी कर पाए, हमें गो अराउंड करना पड़ गया, तो फाइनली हमारे पंखों में इतना तेल होगा, जो भी कोनों में बचा कुचा तेल वो सारा झुककर आगे की तरफ आ जाएगा और हमें गो अराउंड करते टाइम जो मैक्सिमम थ्रस्ट चाहिए होगा, जो फोर्स चाहिए होगा, वो हमें मिल जाएगा। फाइनली इतनी सारी वेट करने के बाद और इतनी बड़ी भसड़ बचाने के बाद एवियंका फ्लाइट 52 तैयार थी अब रनवे पर उतरने के लिए। जिस टाइम पर इन लोगों ने लैंडिंग के लिए प्लेन को डिसेंड करना शुरू किया, उस टाइम पर ये रनवे से एग्जैक्टली 16 मील दूर थे। तकरीबन 1 मील तक और आगे जाने के बाद फाइनली कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि चलो लैंडिंग गियर को अब खोल दो। अब जैसे ये बात फर्स्ट ऑफिसर ने सुनी, उसने पूछा कैप्टन से कि लैंडिंग गियर अगर हमने खोल दिए तो हमारे सामने 2 मुश्किलें होंगी। पहली, अगर विंड शेयर के दौरान हमारा प्लेन नीचे टच भी हो गया रनवे पर, तो वो हो सकता है स्लिप हो जाए, नीचे रनवे पूरा गीला है और विंड शेयर है, हवा किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकती है। और दूसरा, अगर हमें गो अराउंड करना पड़ गया तो अब आप सोच कर देखिए, लैंडिंग गियर जैसे ही नीचे के खुलेंगे तो एक्स्ट्रा ड्रैग पड़ेगा प्लेन के ऊपर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा और जहाज के इंजनों को और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा उसको आगे धकेलने के लिए, जिससे और ज्यादा फ्यूल खर्च होगा। अब जैसे ये बात कैप्टन ने सुनी, उसने घूम कर देखा फर्स्ट ऑफिसर की तरफ कि क्या बिना लैंडिंग गियर के ही लैंड करवाना है क्या फिर। बट फर्स्ट ऑफिसर ने कहा कि नहीं, लैंडिंग गियर के बिना हम लैंड नहीं करवा सकते, लेकिन लैंडिंग गियर अगर हमने खोले तो हमें हमारी जहाज की नाक को ऊपर की तरफ करना पड़ेगा, तभी लैंडिंग गियर सही तरीके से यूज हो पाएंगे। अगर हमने ऊपर की तरफ कर दिया तो सारा तेल जो पंखों में मौजूद है वो पीछे की तरफ चला जाएगा और हो सकता है इंजनों तक तेल ही ना पहुंचे। खैर फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर्स को ओपन किया। अब बारी थी ग्लाइड सोप नीडल की। अब जिसको नहीं पता ग्लाइड सोप नीडल, मैं आपको बता दूं कि नीचे बैठे एटीसी कंट्रोलर्स एक पाथ देते हैं इन लोगों को, एक डायगोनल पाथ, और उस पाथ के ऊपर चलते हुए जहाज को नीचे की तरफ आना होता है। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ कैप्टन के सामने एक मीटर लगा हुआ था जिसके ऊपर एक लाइन थी और वहां सामने से एटीसी की तरफ से 3 लेवल्स आए हुए थे। इनमें से ही किसी एक लेवल को पकड़कर अपनी लाइन के साथ उस लाइन को मैच करना था, तभी वो जहाज धीरे धीरे नीचे जाएगा और रनवे के ऊपर टच करेगा। अब आमतौर पर आज के जहाजों के अंदर फ्लाइट डायरेक्टर नाम की एक टेक्नोलॉजी होती है जो अपने आप ही जहाज को उस गिवन पाथ के ऊपर कंट्रोल करके रखती है, उससे लेवल बना के रखती है अपना और धीरे धीरे नीचे जाकर रनवे से टच डाउन करती है। लेकिन इस बोइंग 707 एवियंका फ्लाइट 52 के अंदर फ्लाइट डायरेक्टर था ही नहीं। अब मैनुअली इस कैप्टन को अपने हाथों से ही जहाज उड़ाते हुए उस लाइन के साथ जो गिवन पाथ है उस पाथ के साथ मैच करते हुए जहाज को नीचे लेकर जाना था। अब ऐसा करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से हाथों से जहाज को कंट्रोल किया जा सकता है और उस पाथ को मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन तब जब मौसम साफ हो, अगर मौसम खराब है तो जहाज बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस करेगा,
जहाज बहुत ज़्यादा इधर उधर हिलेगा, उसको मेंटेन करना, उसको लेवल में रखना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल। तब मेन कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि हमारे जो पंखों के फ्लैप्स हैं, आपको पता होगा वो फ्लैप्स पीछे से ऊपर नीचे होते रहते हैं। मेन कैप्टन ने कहा फर्स्ट ऑफिसर को कि फ्लैप्स को 40 डिग्री नीचे कर दो। अब इस बोइंग 707 के इस पूरे जहाज के साथ एक रिटर्न रूल था कि अगर आपके जहाज के इंजनों के अंदर हश किट्स लगी हुई हैं, मैंने आपको पहले बताया था, वो साइलेंसर्स जो इंजन के पीछे लगाए गए थे ताकि आवाज़ बहुत कम करे इंजन, उनकी आवाज़ को साइलेंस किया जा सके। अगर वो हश किट्स आपके इंजन में लगी हुई हैं तो आप फ्लैप्स को 25 डिग्री से ज़्यादा नीचे नहीं कर सकते। अगर आपने 25 डिग्री से ज़्यादा नीचे किया तो बहुत जोर पड़ेगा इंजनों के ऊपर, वो थ्रस्ट पैदा करने के लिए और जहाज को मेंटेन करने के लिए। लेकिन ये बात पता होते हुए भी कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को फ्लैप्स 40 डिग्री डाउन करने के लिए कहा। एवियांका 52 अब रनवे से तकरीबन 6 मील दूर था टच डाउन करने के लिए, लेकिन 6 मील दूरी पर फाइनली कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि फ्लैप्स अब 50 डिग्री नीचे कर दो, मैं पूरा थ्रोटल आगे करके थ्रस्ट मैक्सिमम कर दूंगा इंजन्स का, जिससे हमारा प्लेन बहुत स्टेबिलिटी के साथ नीचे लैंड हो जाएगा। धीरे धीरे एवियांका 52 नीचे आता जा रहा था। अब आमतौर पर बोइंग 707 जहाज के नीचे आने की स्पीड 800 फीट पर मिनट होती है लैंडिंग के टाइम पर, लेकिन अगर जहाज की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो तो उसको उसी स्पीड से नीचे भी आना पड़ेगा, मतलब कि 800 फीट पर मिनट से स्पीड ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि ये कैप्टन चलाने वाला, उड़ाने वाला मेन कैप्टन, ये इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इतने लंबे टाइम से जहाज उड़ा रहा था कि इसने अपने जहाज की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बजाय स्पीड नीचे और ज़्यादा तेज करने के उसने स्पीड और ज़्यादा कम कर दी। तकरीबन 550 फीट पर मिनट की स्पीड से ये जहाज अब नीचे आ रहा था। कैप्टन दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़कर पूरा थ्रोटल आगे की तरफ करके मैक्सिमम थ्रस्ट के ऊपर, जिस टाइम पर जहाज सबसे ज़्यादा फ्यूल खर्च कर रहा था, उस टाइम पर धीरे धीरे जहाज को आगे की तरफ लेता जा रहा था ताकि उसको आगे किसी तरीके से रनवे दिख जाए, क्योंकि अभी तक मेन कैप्टन को रनवे नहीं दिखा। तब मेन कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर की तरफ देखा कि हम तो जहाज लैंड करने वाले हैं लेकिन अभी तक हमें रनवे नहीं दिख रहा। तुम तो कह रहे थे कि यहाँ विजिबिलिटी 2400 मीटर की है, लेकिन यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा कि 250 मीटर की भी विजिबिलिटी होगी। लेकिन फिर भी कैप्टन किसी तरीके से जहाज को ग्लाइड स्लोप के सहारे नीचे लाता जा रहा था। उसके लेवल्स इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे, कभी वो ग्लाइड स्लोप से नीचे आ जाता उसका प्लेन, कभी उसका प्लेन ग्लाइड स्लोप से बहुत ऊपर चला जाता। उसको कोई आइडिया ही नहीं था कि इस टाइम पर उसका जहाज कितना तेल खर्च कर रहा है और वो एग्जैक्टली रनवे से कितनी दूर है। जल्दी ही प्लेन के सभी सेंसर्स बजने लगे, क्योंकि जहाज इतनी स्पीड से कभी ऊपर जा रहा था कभी नीचे जा रहा था, और नीचे आते आते तकरीबन वो ग्राउंड से सिर्फ 400 फीट की ऊंचाई के ऊपर था। अब जैसे ही वो 400 फीट का लेवल उसने टच किया, सभी सेंसर्स बजने लगे, क्योंकि वो रनवे से अभी बहुत दूर थे और जहाज बहुत तेजी से नीचे आता जा रहा था। अगर ऐसा ही कुछ सेकंड्स और चलता रहा तो ये जहाज आग की बॉल के अंदर तब्दील हो जाएगा। फाइनली तकरीबन 200 फीट की ऊंचाई पर जब वो जहाज था, सोचकर देखिए जहाज की लंबाई ही 200 फीट थी और वो 200 फीट टोटल इस ग्राउंड से ऊपर था। इस मोमेंट पर भी कैप्टन को रनवे नहीं दिखाई दिया। वो बार बार चिल्ला रहा है फर्स्ट ऑफिसर के सामने कि रनवे कहां पर है, रनवे कहां पर है, मुझे रनवे नहीं दिख रहा और बिना देखे मैं लैंड कैसे करूं। इसलिए फर्स्ट ऑफिसर ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमें हमारी लैंडिंग को यहीं पर अबॉर्ट कर देना चाहिए, हमें दोबारा से गो राउंड करना पड़ेगा, बिना देखे रनवे को हम लैंड नहीं कर सकते। तुरंत मेन कैप्टन ने भी कहा कि हाँ ये ठीक रहेगा। उसने पूरा थ्रोटल के साथ फ्लैप्स को वापस नॉर्मल किया और जल्दी ये जहाज पूरा थ्रस्ट के साथ ऊपर की तरफ उसने अपनी नाक की और ये लैंडिंग यहीं पर अबॉर्ट हो चुकी थी। ये जहाज दोबारा गो राउंड करने के लिए तैयार था। सभी पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स को एक बहुत तगड़ा झटका लगा, उनकी कमर जाकर पीछे कुर्सी की बैक पर लगी। सभी लोग बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्योंकि सबको समझ आ रहा था कि ये जहाज बहुत दिक्कतों में है। फर्स्ट ऑफिसर ने वापस से लैंडिंग गियर को अंदर की तरफ बंद किया, लेकिन इस पॉइंट पर तीनों लोग, अंदर बैठे हुए तीनों व्यक्ति समझ चुके थे कि इनके पास इतना तेल तो नहीं है कि ये लोग गो राउंड करके दोबारा से जहाज को लैंड करवा सकें। क्योंकि दिक्कत यहाँ ये थी कि गो राउंड करते टाइम इनकी जहाज की नाक ऊपर होनी चाहिए थी। अगर ऊपर हुई तो सारा तेल पीछे की तरफ चला जाएगा पंखों में और इंजन तक तेल पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन अब करना तो था ही। इनको पता था कि इनके जहाज के अंदर सिर्फ 6 मिनट का तेल और बचा हुआ है। अगर 6 मिनटों में दोबारा से लैंड नहीं कर पाए तो ये जहाज यहीं पर क्रैश कर जाएगा। मेन कैप्टन ने तुरंत फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि नीचे कंट्रोलर के पास ये मैसेज भेजो कि हमारा तेल लगभग खत्म हो चुका है, हमारे पास एक बूंद तेल नहीं है, हम गो राउंड भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही इस फर्स्ट ऑफिसर ने रेडियो उठाया, सामने से एक मैसेज कंट्रोलर देने के लिए तैयार बैठा था। उसने कहा कि तुम जल्दी से 2000 फीट की हाइट को मेंटेन करो। अब अपनी दिक्कत बताने की बजाय उसने सामने वाले का मैसेज सुना और ये मैसेज उसने अपने मेन कैप्टन को कहा कि कंट्रोलर तो कह रहा है कि 2000 फीट की ऊंचाई को मेंटेन करो। मेन कैप्टन ने दोबारा से कहा कि तुमने अपनी इमरजेंसी क्यों नहीं बताई। अब पहली बार था इन तीनों लोगों के बीच में इमरजेंसी वर्ड यूज हुआ था। अब फर्स्ट ऑफिसर को कंट्रोलर के पास ये बताना था कि हमारे पास तेल खत्म हो चुका है, हमारी इमरजेंसी है, हमें जल्दी से जल्दी लैंड करवाया जाए। लेकिन इस फर्स्ट ऑफिसर ने जैसे ही दोबारा से अपना रेडियो उठाया, उसने कहा कि हम दोबारा से गो राउंड करने की तैयारी कर रहे हैं और
वी आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, हमारा तेल खत्म होने वाला है। इसने अभी भी इमरजेंसी वर्ड का यूज नहीं किया। वी आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, इसके मतलब बहुत सारे बनते हैं। अब एटीसी कंट्रोलर के अंदर जो आदमी बैठा हुआ था, उसने जैसे सुना रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, उसको लगा कि ये जहाज अपने रिजर्व मोड में जा चुका है, मतलब कि ये वो तेल खर्च कर रहा है जो इसने अपनी इमरजेंसी के अंदर बचा कर रखा हुआ था। अब इमरजेंसी के अंदर भी बहुत सारा तेल होता है किसी भी जहाज के पास, लेकिन एग्जैक्टली इस फर्स्ट ऑफिसर ने नहीं बताया कंट्रोलर को कि हमारे पास कितने मिनटों का तेल और है। मेन कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर से पूछा कि क्या तुमने उनको इमरजेंसी के बारे में बताया कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। यहाँ फर्स्ट ऑफिसर ने झूठ बोल दिया मेन कैप्टन को कि हाँ, मैंने उनको बता दिया है कि हम बहुत बड़ी इमरजेंसी में हैं, आप हमें जल्दी से जल्दी लैंड करवाइए। लेकिन ऐसा फर्स्ट ऑफिसर ने उस कंट्रोलर को कहा ही नहीं, जिसका मतलब साफ ये था कि नीचे बैठे हुए एटीसी कंट्रोलर को कोई आइडिया नहीं कि इस प्लेन के अंदर आखिर चल क्या रहा है और इसके साथ अब आने वाले कुछ ही मिनटों में क्या होने वाला था। पीछे बैठे हुए सभी पैसेंजर्स अपने साइड में मौजूद खिड़की की तरफ देखने लगे, क्योंकि एकदम से जहाज बहुत ज्यादा ऊंचाई पकड़ चुका था। तकरीबन 3000 फीट की ऊंचाई पर दोबारा से एवियंका 52 ग्लाइड कर रहा था। लेकिन उनको पता था कि पहली बार लैंड करते करते वो जस्ट क्रैश होते हुए बचे हैं, लेकिन अब की बार दूसरी टाइम पर उनको बिल्कुल सेफ लैंडिंग करनी है। खैर, दूसरी तरफ गो अराउंड करने का मतलब दोबारा से 15-17 मील घूम कर यहाँ इस रनवे के ऊपर आना और दोबारा से लैंडिंग की कोशिश करना और उतना ही तेल दोबारा खर्च करना, ये प्लेन इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकता। ये बात मेन कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को बताई और कहा कि ये बात तुम उनको क्यों नहीं बता रहे हो, क्यों इतना हेजिटेट कर रहे हो। लेकिन फर्स्ट ऑफिसर ने कहा कि मैंने उनको अपनी इमरजेंसी बता दी है, अब वही करेंगे जो भी कुछ करेंगे। इसलिए मेन कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि हम 17 मील दोबारा से घूमकर दोबारा से रनवे के सामने लाइन अप होके आएं और दोबारा से लैंडिंग की कोशिश करें। हमें यहीं से स्ट्रेट यू टर्न लेना पड़ेगा और दोबारा से यहीं इसी पोजीशन पर जहां पर अभी हम उड़ रहे हैं, यहीं से हमें घुमाकर प्लेन को नीचे की तरफ लैंड करवाना पड़ेगा। और तुम ये बात वहां एटीसी कंट्रोलर को समझाओ। दोबारा से एटीसी की तरफ से मैसेज बजा कि फ्लाइट एवियंका 52 मेंटेन 3000, मतलब कि अब इस जहाज को 3000 फीट की ऊंचाई को मेंटेन करना था। अब दोबारा से अपनी इमरजेंसी बताने की बजाय इस फर्स्ट ऑफिसर ने कहा ओके, हम 3000 मेंटेन कर रहे हैं। रात के तकरीबन 9:33 का टाइम हो चुका था। अब फाइनली अब दोबारा से एटीसी कंट्रोलर ने कहा कि एवियंका 52 रनवे के लाइन अप में आओ, मतलब कि रनवे की सिधाई में आ जाओ। और जल्दी ही ये जहाज दोबारा से रनवे की सिधाई में आ चुका था। लेकिन जैसे ही वो रनवे के लाइन अप में आया, इतने में ही राइट साइड का एक इंजन नंबर 4, उसके अंदर से आग की लपटें निकलने लगी। अब आपको लग रहा हो कि इंजन के अंदर आग लग गई, नहीं, यहाँ आग नहीं लग रही थी, मतलब कि लास्ट का जो तेल पड़ा हुआ था इंजन के अंदर, जितना भी फ्यूल था वो सारा जल गया। इंजन के पास अब फ्यूल पहुंच ही नहीं रहा जो उसको कंटिन्यू रनिंग स्टेट में रखे। और इसका भी वार्निंग सायरन बजा ही था कि इंजन नंबर 3 जो उसके बराबर वाला इंजन था, उसके अंदर भी आग की लपटें निकलने लगी। मतलब इंजन नंबर 3 और 4 कंप्लीटली बंद हो चुके थे, उनके अंदर तेल पहुंचना खत्म हो चुका था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये जहाज 2 इंजनों के सहारे लैंड नहीं कर सकता, ऑब्वियसली कर सकता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हुए हैं कि जब किसी जहाज के 4 इंजन हो और उसमें से 3 भी फेल हो जाएं, तो एक इंजन के सहारे भी जहाज आराम से लैंड कर सकता है। लेकिन क्या यहाँ पर वो जो बाकी 2 इंजन बचे हुए थे उनके सहारे जहाज लैंड कर सकता था? क्या इसके अंदर इतना तेल था कि वो 2 इंजन कंटिन्यू रन करते रहें और जो अभी रनवे से तकरीबन 12-13 मील दूर है वो उस रनवे के ऊपर लैंड कर पाए? जब पहली बार फर्स्ट ऑफिसर ने कंट्रोलर को कहा कि हमारे 2 इंजन बंद हो चुके हैं, हमारे पास तेल नहीं है और जो बाकी 2 इंजन बचे हुए हैं उनके ऊपर ही जहाज उड़ रहा है, इस टाइम पर पहली बार कंट्रोलर को इस जहाज की असली जो हालात थे वो समझ में आए कि ये जहाज कितनी बड़ी मुसीबत के अंदर फंसा हुआ है। उसको ये भी पता था कि यहाँ ऊपर से इनको रनवे नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि बीच में बहुत घना कोहरा, बहुत घने गहरे बादल और बारिश और तेज आंधी चल रही है। नीचे रनवे दिखने का तो ख्याल ही नहीं। जल्दी एटीसी वालों ने फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि जल्दी से जल्दी 2000 फीट की ऊंचाई को मेंटेन करो और उसी के सहारे जल्दी जल्दी नीचे डिसेंड करना शुरू करो। तो जैसा कहा, मेन कैप्टन ने जहाज को 2000 फीट की ऊंचाई में मेंटेन करवाया और धीरे धीरे अब ये जहाज नीचे ग्लाइड करता हुआ आ रहा था। बट इस मैसेज के सिर्फ 10 सेकेंड बाद ही पूरा जहाज के अंदर घना अंधेरा छा चुका था, क्योंकि जो बाकी 2 इंजन बचे हुए थे उनके अंदर से भी आग की लपटें निकली और वो दोनों इंजन भी बंद हो गए। मतलब इस जहाज के चारों इंजन बंद थे। जहाज खूब अंधेर के अंदर सिर्फ अपने आप भगवान के भरोसे ग्लाइड करते हुए नीचे आ रहा था। यहाँ दिक्कत ये थी कि इनका रेडियो वगैरह भी बंद हो चुका था, अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट्स बंद ठप पड़ चुके थे। ये जहाज अब भगवान के भरोसे नीचे जाने वाला था। मेन कैप्टन ने फिर भी किसी तरीके से जहाज को मेंटेन करने की कोशिश करी कि किसी तरीके से वो जहाज को
खुले इलाके के अंदर लैंड करवा सके ताकि आसपास कोई दुर्घटना ना हो, या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट के नज़दीक जाए ताकि वो उस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कि वो रनवे के ऊपर लैंड करे, क्योंकि इनके लैंडिंग गेट्स खुले हुए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन रनवे अभी भी इनसे तकरीबन 8 मील दूर था और जिस स्पीड से ये लोग नीचे आ रहे थे उसमें सिर्फ 30 सेकंड लगने थे। 30 सेकंड तक अगर वो 8 मील का रास्ता तय नहीं हुआ तो ये जहाज़ नीचे टकरा जाएगा। तकरीबन 32-33 सेकंड्स में ही ये जहाज़ न्यूयॉर्क की कॉर्नेट कम्युनिटी के ऊपर जाकर क्रैश हो गया। वहीं पर जाकर टुकड़ों के अंदर, आग के लपटों के अंदर बिखर चुका था। आगे बैठे हुए एटीसी वाले बार बार मैसेज कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं रेडियो में कि एवियंका आप कहाँ गए, एवियंका आप कहाँ गए। लेकिन एवियंका तो अब आग के गोले में बदल चुका था। 158 लोग जो टोटल इस प्लेन के अंदर सवार थे उसमें से 73 मौके पर ही मारे गए, इंक्लूडिंग तीनों पायलट क्रू भी। उनकी भी जान नहीं बच पाई। इसके बाद एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर जांच बैठाई गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों फर्स्ट ऑफिसर ने एक्चुअल स्टेट नहीं बताई कि वो किस हालत के अंदर है, एटीसी वालों को उन्होंने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। तब यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज निकल कर सामने आई। अब क्योंकि मेन कैप्टन को इंग्लिश नहीं आती, यहाँ जो फ्लाइट इंजीनियर बैठा हुआ है उसको इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ ये दोनों फर्स्ट ऑफिसर के सहारे ही थे जो टूटी फूटी इंग्लिश के अंदर एटीसी वालों से बात कर रहा था। सो बहुत सारे लोगों ने माना कि शायद ये फर्स्ट ऑफिसर ये थोड़ा इंट्रोवर्ट था, इसको अच्छा नहीं लग रहा था कि अपनी प्रॉब्लम वो किसी से शेयर करे। लेकिन ऐसा भी क्या इंट्रोवर्ट, उसके साथ टोटल 157 जाने और भी थी। वो तो अपनी सुविधा देख रहा था कि किसी को परेशान ना करे, किसी को बॉदर ना करे, लेकिन उसके साथ 157 जाने और भी थी। अगर यहाँ फर्स्ट ऑफिसर टाइम रहते जब वो ऊपर होल्ड के लिए उनको बार बार बोल रहे थे, उसी टाइम पर फर्स्ट ऑफिसर एटीसी वालों को समझा देता या फिर मेडे मेडे या फिर पैन ऐसे वर्ड्स का यूज करता, तो उस टाइम पर एटीसी वाले समझ जाते कि यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है एवियंका के साथ और इसको प्रायोरिटी के ऊपर नीचे लैंड करवाया जाए। अगर गो अराउंड भी करना पड़े तो भी इनके पास तेल हो, वो उनको इतना होल्ड नहीं करवाते ऊपर, उसको प्रायोरिटी पे रखते। लेकिन यहाँ फर्स्ट ऑफिसर ने ऐसा कुछ बताया ही नहीं, उसने बस 2-3 बार यही कहा कि वी आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल। इसके बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं। इसके बाद से पूरी एविएशन इंडस्ट्री के बहुत सारे रूल्स बदले गए, जिनमें सबसे पहला रूल यही था और सबसे मेन रूल यही बदला गया कि अगर ऐसी इमरजेंसी हो तो स्पेसिफिकली पायलट को वर्ड्स यूज करने हैं, जैसे कि मेडे या फिर पैन या फिर अपनी इमरजेंसी क्लियर कट समझाना है एटीसी वालों को। और दूसरा सबसे बड़ा रूल यही था कि सभी पायलट्स को अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश भाषा जरूर आनी चाहिए ताकि वो पूरे वर्ल्ड में आसानी से ट्रैवल कर सकें और अपनी बातों को क्लियर कट समझा सकें। यहाँ सबसे बड़ी 2 दिक्कतें यही थी कि फर्स्ट ऑफिसर ने एटीसी वालों को क्लियर कट समझाया नहीं, अपनी दिक्कत के बारे में बताया नहीं, अपने अंदर ही रखा। और दूसरा, इस फर्स्ट ऑफिसर के अलावा और दोनों बाकी जो पायलट थे उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए वो बता नहीं पाए।